तो कल हमने इरिगेशन को देखा था पूरा, और इरिगेशन के बारे में जितने फैक्चुअल डिटेल्स थी और जितना भी एस्पेक्ट्स में कोई सकता था। और टॉपिक में कैनाल सिस्टम, उसके बाद हमने कुछ माइक्रो इरिगेशन का टॉपिक देखा था। फिर हमने एक मिनरल रिसोर्सेज देखा था कि मिनरल्स यूपी में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मिनरल हैं, उनका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस देखा था। और सॉइल्स देखी थी, यूपी में सॉइल्स किस टाइप की हैं, अलग अलग टाइप्स की सॉइल देखी थी, उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी हमने। और उसके साथ में हमने बोला था कि सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर एक टॉपिक, और दूसरा जो है सॉइल डिग्रेडेशन वाला टॉपिक, इनसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो हमने सॉइल वाला देखा था, यहाँ पे कल छोड़ा था हमने। और जैसे यहाँ पे सॉइल के बारे में देखा था, तो यूपी में एलुवियल सॉइल ज़्यादा है, और वेस्टर्न यूपी में जैसे हम देखें तो एलुवियल सॉइल है, और इसमें नई और पुरानी दोनों मिट्टी मिलती है। और उसके बाद हम अगर देखें तो ईस्टर्न वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सलाइन बेसिस देखने को मिलते हैं, और इसमें जो है फर्टिलिटी है, लेकिन उतनी ज्यादा यहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या काफी ज्यादा है इस एरिया में। और वीट शुगर केन वगैरह हो जाता है खेती अगर देखें। बाकी जो सेंट्रल रीजन है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, और थोड़ा सा सेलाइन और एल्कलाइन भी सॉइल देखने को मिलता है, जिसको हम लोग ऊसर कह देते हैं, ऊसर मिट्टी। यहाँ पर भी फर्टिलिटी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर लॉगिंग और फ्लड प्रोन थोड़ा सा एरिया है, लेकिन फर्टिलिटी ठीक ठाक है। फिर ऊपर का एरिया है, तो यहाँ पे तराई वगैरह का एरिया, तराई मिट्टी पाई जाती है, फाबर तराई वाली। तो ये जो है ऑर्गेनिक मैटर में काफी रिच होती है, तो इसलिए यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग करना काफी आसान है। और यहाँ पे ज्यादातर शुगर केन, राइस और जूट वगैरह का जो है एग्रीकल्चर होता है। फिर ईस्टर्न रीजन में अगर हम लोग देखें तो न्यू न्यू वाली जो है, जितनी भी एलुवियल मिट्टी है, तो जितनी भी नई मिट्टी है, क्योंकि सारी नदियां यहाँ पे अपना पानी इकट्ठा करती हैं, और ये मिट्टी यहाँ पे नई मिट्टी, खादर वाली मिट्टी आ जाती है। और यहाँ पे ये हाई फर्टिलिटी है इसकी। फिर यहाँ पे सोनभद्र वगैरह का रीजन है, यहाँ पे लेटराइट मिट्टी मिलती है। लेटराइट में से लीचिंग वगैरह होती है, सारे मिनरल नीचे चले जाते हैं, बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो पुअर फर्टिलिटी होती है। और इस वजह से यहाँ पे कुछ ज्यादा खेती ऐसी नहीं हो पाती है। ईंट वगैरह बनाने के काम आती है ये मिट्टी। बाकी रेड और येलो सॉइल है, तो ये भी थोड़ा सा एरिया है जो सोनभद्र वगैरह का, प्रयागराज का। ये लो फर्टिलिटी है और एसिडिक होती है नेचर में, और ह्यूमस इतना नहीं होता है इसमें, और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को ये सपोर्ट करती है, जैसे पल्स हैं, मिलेट्स हैं। ये थोड़ा सा बुंदेलखंड के रीजन में भी देखने को मिलेगी, लेकिन बुंदेलखंड में मेनली ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। रेड और येलो भी देखने को मिलती है। और और फास्फोरस इसमें नहीं होती है, और कॉटन ऑयल की रखी, ये सॉइल भी अच्छी होती है। सॉइल थे, इन पे कुछ नहीं रहेंगे कि ऑयल डिस्क्राइब करी होगी, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही था इसके बारे में। क्वेश्चन आए कि गवर्नमेंट क्या कंजर्वेशन लेगी, तो क्या है लेके कि यूपी जो है सर आपकी काफी आवाज कट हो रही है। पावर। अच्छा, एक मिनट। अभी अभी ठीक है क्या? हाँ सर, अभी तो ठीक है। अभी आप जब बोल रहे थे अच्छा ना रुको, बोल। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, तब देखते हैं। सर अब सही है, सही है सर। हाँ, तो हमने सॉइल कंजर्वेशन की अगर हम लोग ये देखें, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पावर हाउस इस तरीके से इंट्रोडक्शन बना सकते हैं इसका।
कि फेसेस सेवरल सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, सैलिनिटी, अल्कलिनिटी, वाटर लॉगिंग, ठीक है, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी। तो एक ये डेटा है कि 40% डिक्लाइन इन ऑर्गेनिक कार्बन इन सॉइल ओवर लास्ट 20 ईयर रिपोर्टेड। एक डेटा यहाँ पे ये कोट कर सकते हो इंट्रोडक्शन में। देन फिर यहाँ पे अगर मेजर इशूज देखें हम, तो यूपी का ये वाला एरिया जो है हमने देखा सेंट्रल रीजन है, और वेस्टर्न यूपी और सेंट्रल वाला रीजन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिनिटी है और अल्कलाइनिटी है, तो जिप्सम वगैरह का यूज़ किया जाता है इसमें। और ये वाला जो है यहाँ पे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और ये वाला जो बुंदेलखंड का एरिया है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। ये कुछ ऐसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, इतनी चीज़ें हैं। अब ये कुछ डेटा है सॉइल से रिलेटेड। तो 30% बुंदेलखंड का जो लैंड है डिग्रेडेड है सॉइल इरोजन की वजह से। दूसरा 13 लाख हेक्टेयर जो है लैंड एल्कलाइन सॉइल है सेंट्रल और वेस्टर्न यूपी में, ठीक है। तो आईसीएआर का डेटा है ये। बाकी 1.2 मिलियन हेक्टेयर सफर फ्रॉम क्रॉनिक वाटर लॉगिंग इन तराई रीजन, ठीक है। तो ये भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ही डेटा है, और ये भी ऊपर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डेटा है। ये 3 डेटा काफ़ी हैं कोड करने के लिए। जब भी आंसर लिखोगे तो जब कुछ ऐसे बताओगे स्टेटमेंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में, तो उनमें अपना ये डेटा जो है कोड कर सकते हो। देन गवर्नमेंट एफर्ट्स देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला हो जाता है ऊसर लैंड रिक्लेमेशन, एक प्रोजेक्ट है, उसको स्टार्ट किया है। इसमें जिप्सम वगैरह का यूज़ किया जाता है ताकि जो एल्कलिनिटी है उसको कम किया जा सके, और ग्रीन मैन्योरिंग का भी यूज़ किया जाता है। एक ढैंचा करके एक पेड़ होता है, ढैंचा। तो ढैंचा का पेड़ जो क्या किया जाता है उसमें मल्चिंग कर दी जाती है, पेड़ खेत में डाल दिया जाता है उसको, और फिर उसको काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उससे जो है ग्रीन मैन्योरिंग होती है। तो इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, कानपुर और रायबरेली का जो क्षेत्र है इसने जो है रिक्लेम किया है, तो जितनी ज़मीन है उसको पुनः दोबारा से उसको पुनर्जीवित किया है, और करीब ढाई ओवर 2 लाख हेक्टेयर ऐसे करके लैंड है, ठीक है। तो ऊसर लैंड है 2015 से इतनी रिक्लेम की है। बाकी अगर हम देखें वाराणसी के एरिया में 40% इंक्रीज किया है व्हीट यील्ड, ये टेक्निक्स का यूज करके, ग्रीन मैन्योरिंग का यूज करके वाराणसी में करीब 40% इंक्रीज हुआ है व्हीट यील्ड। तो ये एग्जांपल डाल सकते हो उसमें। देन फिर वाटर मैनेजमेंट है। वाटर मैनेजमेंट जैसे कि यहाँ पे नीरांचल वाटर शेड प्रोजेक्ट है, जो कि वर्ल्ड वाइड असिस्टेड प्रोजेक्ट है। और झांसी और महोबा ने जो है करीब 200 चेक डैम्स बनाए हैं, और उसकी वजह से क्या हुआ कि 30% इंक्रीज हुआ ग्राउंड वाटर लेवल। फिर एक और एग्जांपल दे सकते हो कि सोनभद्र में सॉइल इरोजन काफी कम हुआ है 25% के आसपास, इसी प्रोजेक्ट की वजह से, ठीक है। दूसरा जो है कंटर फ्लोइंग और ये टेरेस फार्मिंग, तो ये ज़्यादातर उन एरियाज में होती है, हिली एरियाज में होती है, ज़्यादातर पहाड़ी एरियाज में होती है। यहाँ पे क्या, जैसे कंटर फ्लोइंग क्या होता है, तो जैसे जो ये स्लोप आ रहा है तो स्लोप के अकॉर्डिंग ही खेती करना। और टेरेस में क्या होता है, जैसे जैसे पैचेस बना लिए जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी का काफ़ी कम यूज़ होता है। अगर महाराष्ट्र वगैरह में जाओगे या फिर जितने भी पहाड़ी एरियाज हैं वहाँ पे जाओगे तो वो लोग खेती ऐसे ही करते हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन है। रालेगांव सिद्धि में जैसे है, अन्ना हजारे वाला जो गांव है, तो उन्होंने जो सबसे पहले वाटर कंजर्वेशन स्टार्ट किया था, तो वही पहाड़ी एक एरिया था, वहीं पे ऐसे गए थे लोग, और वहीं पे ऐसे ऐसे बना दिए थे, उन्हीं पैचेज में जो है वाटर कंजर्वेशन किया था। तो वहीं से फिर वो टेक्निक इवॉल्व हुई, कई सारे एरियाज में फैली, इसलिए वाटर कंजर्वेशन के लिए एक मॉडल माना जाता है रालेगांव सिद्धि। ऐसे ही फार्मिंग भी होती है, टेरेस फार्मिंग। ये इम्प्लीमेंट किया गया मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र वाले रीजन में। और मिलेट्स और पल्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है 20% यहाँ के एरिया में। तो ये एग्रीकल्चर एक रिसर्च का डेटा था। फिर एक एग्रो फॉरेस्ट्री और एफॉरेस्टेशन, पेड़ वगैरह लगाना जो है, तो जैसे ग्रीन यूपी मिशन चल रहा है, इसमें 35 करोड़ जो पेड़ लगाने का टारगेट हर साल लिया गया है, यूपी गवर्नमेंट करती है, ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराती है। फिर चंबल रेवाइंस में यहाँ पे क्या हुआ है कि पेड़ वगैरह लगाने से, एफॉरेस्टेशन की वजह से रिड्यूस सॉइल इरोजन बाई 60% इन लास्ट 30 ईयर्स। तो ये एक डेटा है। बाकी गोंडा और बहराइच के रीजन में करीब 50,000 हेक्टेयर जो है एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर जो फॉरेस्ट्री डेवलप किया गया है, और उसमें लैंड कन्वर्ट की गई है एग्रो फॉरेस्ट्री में। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट जो है, तो ये इसमें हमने ये प्रमोट किया गया है। जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम देखी हमने, उसमें करीब 1.2 करोड़ फार्मर जो है
इनको रिसीव किया है, रिपोर्ट रिसीव हुई है। रिपोर्ट किससे रिलेटेड? उनकी उनकी सॉइल से रिलेटेड, कि सॉइल कैसी है, कैसा क्या वहाँ पे हो सकता है, क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है, क्या कितनी फर्टाइल है, कितनी नहीं है, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट उनको मिली है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़ोन जैसे बनारस है, गोरखपुर का रीजन है, तो यहाँ के रीजन में हमने देखा कि करीब 20% हायर यील्ड रिसीव किया है। देन 50% रिडक्शन इन केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ इन गोरखपुर, एक डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट थी ये। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ की वजह से गोरखपुर के रीजन में करीब 50% जो है कमी आई है केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने में। बाकी फिर इसका एक ये इंट्रोडक्शन बना के, कंक्लूजन बना के इसको एंड कर सकते हो। तो इतना डेटा यहाँ पे, इतने एग्जांपल्स हैं, काफ़ी हैं गवर्नमेंट एफर्ट्स के लिए इसमें सॉइल कंजर्वेशन को लेके। फिर एक दूसरा टॉपिक है कि सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन में क्या रहता है कि जब सॉइल की कई रीजन्स की वजह से जो है खराब हो जाती है, जैसे उतनी उपजाऊ नहीं रहती है, तो उतना उसका काम नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या है, उसको हम लोग सॉइल डिग्रेडेशन बोल देते हैं। तो सॉइल डिग्रेडेशन जो है यूपी में कई सारे कॉजेज़ हैं, इसके इम्पैक्ट हैं और कई सारे इसके ऊपर सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो ऐसे हम लोग इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट कोट कर सकते हैं कि एक ये मेजर एनवायरमेंटल इश्यू है, अफेक्ट करता है ओवर 40% 45% स्टेट की एग्रीकल्चरल लैंड को, और फर्टिलिटी को कम कर देता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को कम कर देता है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है, और ये काफ़ी मिलियंस ऑफ फार्मर्स को इम्पैक्ट करता है। ठीक है? फिर कुछ डेटा ये वाला कोट कर सकते हो कि 45% ये वाला डेटा, देन फिर 2.5 मिलियन हेक्टेयर सफर फ्रॉम सैलिनिटी एंड अल्कलाइनिटी, ऊपर वाले से ही डेटा ले सकते हो इसमें। फिर एनुअल सॉइल लॉस देखें अगर हम, तो 15 से 20 टन पर हेक्टेयर इसका एक लॉस हो जाता है सॉइल का। और सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट का एम है कि 2030 तक हम 2.5 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है उसको रिस्टोर कर लें। तो ये वाला डेटा, इसको यूज़ किया जा सकता है कंक्लूजन में। ठीक है, तो अब हम कॉजेज़ देखते हैं। तो कुछ नेचुरल कॉजेज़ होंगे, कुछ मैन मेड कॉजेज़ होंगे, या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल कॉजेज़ हम लोग बोलते हैं उसको, या ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज़ बोलते हैं। तो नेचुरल कॉजेज़ एंड फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज़, 2 में हम इनको देखेंगे। तो पहला है कि सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन सॉइल डिग्रेडेशन का ही एक पार्ट है। तो सॉइल डिग्रेडेशन करीब 35% है यूपी में। और क्यों होता है सॉइल इरोजन? जैसे हम लोग देखते हैं गली इरोजन, सीट इरोजन, कई टाइप के इरोजन पढ़े होंगे। तो वाटर की वजह से होता है, इसके कुछ फैक्टर्स रहते हैं, विंड की वजह से होता है। ठीक है, तो कई सारे फैक्टर्स रहते हैं, फ्लड है, फ्लड आ जाना, हेवी रेनफॉल हो जाना, तो कई सारे रीजन की वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। तो अगर हम स्पेशली देखें तो बुंदेलखंड और ईस्टर्न यूपी में सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। इवन अगर इटावा मोही जैसे देख लो, इटावा में क्या है, चंबल की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लड वगैरह आ जाता है। ईस्टर्न यूपी में जो है घाघरा वगैरह से फ्लड आ जाता है। तो उनकी वजह से फिर सॉइल इरोजन होता है। सॉइल सैलिनिटी है, ठीक है, अल्कलाइनिटी है, तो सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाना, अल्कलाइन हो जाना सॉइल, तो उसकी वजह से क्या होता है, उतना ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं रहती है। तो ये करीब 2.5 मिलियन हेक्टेयर लैंड को अफेक्ट करती है। और मोस्टली क्योंकि केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, उसकी वजह से वेस्टर्न यूपी में जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, उसकी वजह से ये इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। फिर वाटर लॉगिंग, तो वाटर लॉगिंग जैसे हम देखते हैं कि तराई वाला रीजन, बहुत ज़्यादा पानी भर जाना, क्योंकि खेती के लिए वो भी उतना यूज़फुल नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी भरा रहना, वो भी फसल को खराब कर देता है। तो खीरी है, हरदोई सीतापुर वाला जो एरिया है, वहाँ पे ये वाटर लॉगिंग हमको देखने को मिलती है। फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज़ कुछ-कुछ हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर देना, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर देना। यूपी जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ये लेटेस्ट डेटा था कि यूपी जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है यूरिया का इंडिया में, एंड लीडिंग टू सॉइल एसिडिफिकेशन। ठीक है? और इट अफेक्ट्स जितनी भी क्रॉप्स हैं, चाहे व्हीट हो, चाहे शुगर केन हो, ये मेरठ और बरेली वाला जो रीजन है, यहाँ की जो फसल है, उनको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिर हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन है, तो डिफॉरेस्टेशन अभी अगर हम लोग देखें कि अ, एक डेटा था कि पेड़ क जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं, या फिर जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे यूपी ने करीब 5,000 पेड़ ऐसे कट किए थे। और तो ये जो नंबर रहता है, उसकी वजह से क्या है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है सॉइल पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे जो है सॉइल डिग्रेड होती है। फिर ओवरग्रेजिंग है, अनप्लान्ड इरिगेशन है, जैसे इरिगेशन भी एक काफ़ी रीज़न है। कभी-कभी बहुत ज़्यादा आजकल क्या है, ट्यूबवेल्स चल रहे हैं,
फ्री का पानी है बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उतना ज़्यादा अनप्लान्ड इरिगेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, तो उसकी वजह से भी डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। ये कुछ ऐसे रीजंस थे, ये कॉजेज़ हैं सॉइल डिग्रेडेशन के। और फिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो इम्पैक्ट पहला पहला तो वही हो जाएगा कि हमारी जो क्रॉप्स हैं, उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाएगी। जैसे एक डेटा है कि व्हीट की यील्ड जो है करीब 10 से 15% कम हो गई है ड्यू टू डिग्रेडेड लैंड। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो जाएगा, ग्राउंड वाटर जितना भी है, हम लोग अगर देखें तो वेस्टर्न यूपी के एरियाज़ में अभी काफ़ी ज़्यादा पानी वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रही है। नोएडा है, गाज़ियाबाद का एरिया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रही है। फिर इंक्रीज़ डेजर्टिफिकेशन रिस्क, तो बुंदेलखंड है, हम लोग देख ही रहे हैं कि सेमी एरिड रीजन में काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है वहाँ पे। यहाँ पे सीवियर सॉइल इरोजन के इश्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, फार्मर्स की इनकम कम होती है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करेगा, ठीक है? तो एक बर्डन हो जाएगा उसके ऊपर, कॉस्ट इफेक्टिव बना देगा एग्रीकल्चर को, ठीक है? तो ये इकोनॉमिक लॉसेस हो जाएँगे इसमें। बाकी फिर अब हम देखते हैं इसमें गवर्नमेंट एफर्ट्स, गवर्नमेंट ने क्या-क्या एफर्ट्स लिए हैं सॉइल डिग्रेडेशन को लेके। तो पहला इसमें हम दिखा सकते हैं कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये प्रमोट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को और सॉइल मैनेजमेंट को प्रमोट करता है। दूसरा हम देखें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, तो ये सपोर्ट करता है फार्मर्स को ताकि वो ऐसी प्रैक्टिसेस इवॉल्व कर सकें, ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकें जो सॉइल फ्रेंडली हों। फिर एक सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी, तो इसमें सॉइल के बारे में प्रॉपर मॉनिटरिंग और उसका कैसे उसको यूज़ करें, कैसे ना यूज़ करें, उसके बारे में जानकारी देना, रिपोर्ट्स वगैरह देना। ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, बाकी कुछ कंज़र्वेशन मेथड्स हो सकते हैं, साइंटिफिक मेथड्स हो सकते हैं जिनसे सॉइल को बेटर किया जा सकता है। जैसे जिप्सम और लाइम वाला है तो अल्कलाइन सॉइल को ठीक करने के लिए यूज़ हो सकता है। ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, ग्रीन मैन्योर है, एडॉप्शन जैसे गोरखपुर में लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, एफॉरेस्टेशन है, तो ये हम लोग कर ही रहे हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट इसके ऊपर प्लान कर रही है। इससे क्या हुआ है कि फॉरेस्ट एरिया जो है सोनभद्र और बुंदेलखंड में बढ़ा है। अगर 2023 की रिपोर्ट देखें तो 596 किलोमीटर करीब जो है स्क्वायर किलोमीटर, ये अभी हम देखें कि 2021 से 2023 के बीच में जो है फॉरेस्ट ये बढ़ा है। तो ये भी डेटा यहाँ पे कोट किया जा सकता है। बाकी फिर इसका ये कंक्लूजन हो सकता है और बाकी कंक्लूजन अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। लेकिन इसमें हम लोग इतना डेटा डाल सकते हैं, जब भी कोई सॉइल डिग्रेडेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो 2 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये हो सकता है कि सॉइल डिग्रेडेशन ये वाला आ जाए, सॉइल सॉइल कंजर्वेशन के लिए क्या-क्या एफर्ट्स किए हैं गवर्नमेंट ने, डायरेक्ट क्वेश्चन। दूसरा ऐसे देखे कि सॉइल डिग्रेडेशन क्या है और या तो सॉइल इरोजन क्या है। सॉइल इरोजन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन लिख के, तो अगर उसका रहेगा तो नोट्स दे दूँगा उसके। बाकी सॉइल इरोजन होता वही है कि जैसे सॉइल इरोजन वही, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसके अलग-अलग टाइप्स हैं, उससे अलग फैक्टर्स रहते हैं और उनकी वजह से जो है सॉइल इरोजन होता है। तो यूपी से रिलेटेड जितने भी डेटा वगैरह रहेगा फिर उसमें मैं डाल के दे दूँगा। तो ये तो ऐसे दोनों स्टैटिक टॉपिक थे, ये तो इनको हमने किया। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम यूपी के। ये 2 टॉपिक बचते हैं और दोनों टॉपिक में हम लोग करेंगे। हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं, हम लोग यूपी की इंडिया की रिवर्स पढ़ते हैं और इंडिया के रिवर पढ़ने के साथ यूपी की रिवर हम लोग प्री वगैरह में पढ़ते हैं। सब लोग प्री दे के आए हो और एक तरीके से क्वालीफाई ही करके आए हो अभी 2023 वाला। तो ज़्यादातर रिवर्स के बारे में जानकारी अच्छी खासी होगी, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा रिवर ही पढ़ के जाते हैं पेपर में। तो अगर हम लोग देखें तो रिवर क्या है, रिवर ओरिजिनेट होती हैं, कोई ऐसा हिली एरिया रहता है ज़्यादातर और वहाँ से जो है रिवर बन के निकलती हैं। और हम लोग देखें तो कुछ ऐसी हिमालयन रिवर हैं और कुछ जो है पेनिनसुलर रिवर हैं। तो हिमालयन रिवर वही हैं जो हिमालय वगैरह के एरिया से निकलती हैं, जो हमारा तिब्बतन प्लेट्यू है वहाँ के एरिया से निकलती हैं। और पेनिनसुलर रिवर हैं जो ज़्यादातर हमारा जो इंडिया है और इंडिया के पार्ट से निकलती हैं। तो ये हमारा पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ से कुछ रिवर ऐसे-ऐसे निकलती हैं
और कुछ रिवर ऐसे ऊपर से आती हैं। तो यूपी हमारा यहाँ पे पड़ता है, और यूपी में भी वो सारी रिवर कुछ पास होती हैं, तो वो रिवर यूपी में भी ऐसे पास होती हैं। तो अभी अगर हम देखें यूपी के बारे में, ठीक है, तो हिमालय और पेनिनसुलर रिवर के बारे में बहुत ऐसा हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हिमालयन रिवर क्या होती है, डिफ्रेंशिएशन करना। बेसिकली वही है कि ज़्यादातर हिमालयन रिवर हमेशा बहती रहती हैं, और पेनिनसुलर रिवर जो है वो ज़्यादातर मानसून डिपेंडेंट ऐसे रहती हैं, पानी वगैरह जो बारिश रहता है, बाकी टाइम पे थोड़ा कम पानी हो जाता है उनमें। और हम लोग डायरेक्ट रिवर्स ही देखते हैं जो यूपी से गुजरती हैं, यूपी में जिनका इंपॉर्टेंस है। तो यूपी की ही रिवर देखेंगे, मेजर मेजर रिवर हम लोग देखेंगे, और कुछ जितनी भी रिवर हैं, कुछ जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, उनके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेंगे। और रिवर्स के ऊपर जैसे क्वेश्चन एक तो डायरेक्ट बन सकता है कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, और दूसरा हो सकता है कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, या तो हो सकता है कि रिवर्स वगैरह को क्लीनलेस ड्राइव्स वगैरह चल रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। और बाकी कुछ कुछ पैटर्न्स भी होते हैं रिवर के, उनके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं बनता है कि रिवर के, वो तो प्रीलिम्स वगैरह में बनता है, जैसे डेंड्रियाटिक पैटर्न है, ट्रेलिस पैटर्न है। डेंड्रियालिस को जैसे हम लोग बोलते हैं वृक्षनुमा। वृक्षनुमा का मतलब ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो गंगा क्या है, गंगा और मिसिसिपी का जो है कोर्स है, दोनों का जो है डेंड्रियाटिक पैटर्न है। ऐसे ट्रेलिस होता है। तो कई सारे ऐसे पैटर्न हैं, उन पैटर्न्स पे रिवर चलती हैं, और उन्हीं को हम लोग जो है अलग अलग बोलते हैं। बाकी रिवर के हम लोग जानते हैं कई सारे स्टेजेस होते हैं, तो वो सब हम लोग इतना डिटेल में नहीं करेंगे उसको, हम लोग बस एक बेसिक सा डिटेल की रिवर गंगा और जितनी भी यूपी की रिवर हैं वो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें ये तो पहली रिवर हम लोग यही देखते हैं, गंगा रिवर के बारे में देखते हैं। तो गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? सब बद- सब गोमुख ग्लेशियर, जो देवप्रयाग बनता है उसके बाद जो गंगा बनती है, अलकनंदा और अ, भागीरथी से मिलके। हाँ। और यूपी में कहाँ से एंटर करती है? यूपी में बिजनौर से, बिजनौर से हम्म। कहती है, हाँ बिजनौर से। हम्म। और कहाँ से बाहर निकलती है? बलिया बलिया। ठीक है। तो बिजनौर में ही है कि ऐसे गलती है, ऊपर से जब आती है यहाँ से, और इस तरीके से कुछ इसका कोर्स रहता है, और यहाँ पे ऐसे जाके निकल जाती है ये। तो ये करीब 1400 के आसपास इसकी लेंथ रहती है यूपी में, और बाकी टोटल लेंथ हम लोग जानते हैं करीब 25-25 किलोमीटर है इसकी टोटल लेंथ। इतना डिटेल को जरूरी नहीं है ऐसा कुछ फैक्चुअल डिटेल्स डालने का, अगर जब भी कोई पेपर में आ जाता है, तो मतलब लेंथ वगैरह की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। उसका यहाँ से एंटर पॉइंट दिखा दो, ऐसे यहाँ पे आउट पॉइंट दिखा दो, और टोटल अगर लेंथ लिखना है लिख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है। बाकी यूपी में करीब है 25 के आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं, और उनमें उनसे जो है ये पास होती है। बाकी ये वाला मैप देख लेते हैं, इस पे थोड़ा सा क्लियर रहेगा, बनाऊंगा तो फिर उसमें क्लियर नहीं रहेगा। अच्छा, ये वाला मैप है। यहाँ से, ये यहाँ से जाके बलिया से निकल जाती है। तुम लोग सीधे कुछ कुछ डिटेल्स ही देख लेते हैं, ज्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मतलब फैक्चुअल डिटेल्स ही हैं, वही हम लोग देखेंगे। हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे कि जो उसका चैलेंजेस वगैरह का पार्ट्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो हम लोग उतनी है। तो यूपी में अगर देखें तो 1000+ किलोमीटर है गंगा, और दूसरा इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी,
तो राइट में हम लोग जानते हैं यमुना है, टॉन्स है, और लेफ्ट में जो है इसकी ये वाली ट्रिब्यूटरीज जो यहाँ पे आती हैं ऐसे, जैसे रामगंगा है, आ, घाघरा है, गंडक है, गोमती है। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, और इधर से जो है यहाँ पे यमुना फिर यहाँ पे मिलती है आके प्रयागराज में। बाकी कुछ सिटीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ ऐसे बना सकते हो, क्या क्या इसमें तुम मेंशन करोगे? तो एक तो जैसे ट्रिब्यूटरी है, जब भी रिवर के बारे में लिख रहे हो, एक ट्रिब्यूटरी डाल दो, और एंट्री पॉइंट, एंट्री एंड एग्जिट। दूसरा जो है सिटीज, मेजर एक दो सिटीज का नाम लिख दो वहाँ पे, और कोई टूरिस्ट साइट है, जैसे रिलीजियस साइट है या फिर टूरिस्ट साइट उसको बोल सकते हो, ये मेंशन कर सकते हो। तो इतनी कुछ डिटेल है, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं कि इतना लिखे, क्योंकि अगर हमारे ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है तो कई सारी रिवर्स लिखनी पड़ेगी, चार तीन तीन चार चार पॉइंट बनाओगे तो 2 पेज भरने में फिर ऐसा हो जाएगा, और तुमको और भी थोड़ी सी डिटेल लिखनी पड़ेगी। तो मेजर मेजर डिटेल इसमें आ जाए उतनी ही फोकस करो, और उतनी ही याद भी रहेंगी। जैसे एक्स्ट्रा और लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा ओरिजिन और ये उसके ओर फोकस करो। ओरिजिन डालना है डाल सकते हो, लेकिन यूपी का दिखाओ, उसमें काफ़ी है। तो ओरिजिन भी डाल लो अगर ऐसे लग रहा है कि ओरिजिन होना चाहिए। तो इसमें ओरिजिन क्या है गंगा का, ये हमने देखा कि गंगोत्री ग्लेशियर है, और दूसरा इसमें जो है ट्रिब्यूटरीज की हमने देख ली, एंट्री एग्जिट हमने देख लिया, और सिटीज एक दो बताओ सिटीज का नाम। कानपुरी हो गया, और वाराणसी। वाराणसी हो गया, प्रयागराज। प्रयागराज। प्रयागराज हो गया, और कोई टूरिस्ट साइट बताओ, सिटी टूरिस्ट वाला, वो भी यही हो जाएंगे लगभग, सेम ही हो जाएंगे ना। उसमें भी यही डाल सकते हो, लेकिन कुछ नाम मेंशन कर सकते हो, जैसे कि बनारस अस्सी घाट वगैरह है, प्रयागराज संगम है, ये विश्वनाथ टेम्पल है। तो ये कुछ ऐसे मेंशन कर सकते हो, एक दो साइट्स मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी यमुना को देख लेते हैं। तो यमुना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और यमुनोत्री ग्लेशियर से ये ओरिजिन होती है, और यूपी में करीब इसकी लेंथ 550 किलोमीटर है। तो ये कहाँ से एंटर करती है यूपी में, यमुना? सहारनपुर से। सहारनपुर में एक फैजाबाद नाम की जगह है, वहीं से एंटर करती है, और फिर ये प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है। फिर इसके बारे में भी डिटेल कुछ ऐसे देख लेते हैं कि यमुनोत्री ग्लेशियर है, और यमुनोत्री ग्लेशियर के साथ में कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट। तो लेफ्ट बताओ कोई एक दो ट्रिब्यूटरी। ये केन यमुना आई, बेतवा। केन बेतवा लेफ्ट है, सर वो राइट। अच्छा सॉरी। केन बेतवा राइट है ना? सर हिंडन, हाँ हाँ हिंडन हिंड थी शायद। हाँ हाँ हिंडन है, यस चंबल सर, है। हिंडन रिवन है ऊपर है। हाँ सर हिंडन है, चंबल और सेन बेतवा केन तो सॉरी, राइट है। राइट है। हाँ हाँ हाँ, चंबल सर, वो तो राइट हो राइट जाएगी, है। और हिंडन हो जाएगी। एक ससुर है सिंध खडेरी केन करके। बेतवा। हाँ, हिंडन, हिंडन लिख लो, काफी है। हिंडन है, खडेरी करके एक है। बाकी इधर की तो याद ही रहती हैं, चंबल, केन बेतवा, कई सारी इधर की हैं। चंबल है, केन बेतवा। फिर इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख सकते हो ऐसे, जो जहाँ पे है, जहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। आगरा। यही हो गया, बाकी मथुरा। मथुरा वृंदावन। हाँ, मथुरा वृंदावन सबसे अच्छा है। सिटीज इसके ऊपर, शहर जो है हमारे यूपी के, बहुत सारे हैं, जैसे कि आगरा ही हो गया, इटावा हो गया, हमीरपुर हो गया, प्रयागराज है। तो ये ऐसे डाल सकते हो।
तो ये कुछ ऐसे-ऐसे मेजर रिवर हैं। बाकी अभी अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज़ देखें, ये तो 2 मेन रिवर हो गई हमारी। अब अभी हम ट्रिब्यूटरीज़ देख लेते हैं, गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो उनमें अगर हम देखें गोमती रिवर जो है, और गोमती रिवर एंटायरली फ्लो करती है, और ये इसका स्थान जो उद्गम स्थान है, वो हम लोग जानते हैं कि मैदानी भाग में है इसका उद्गम स्थान। फुलहर झील है जो है पीलीभीत में पड़ती है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और गाज़ीपुर में कैथी नाम की एक जगह है, यहाँ से निकलती है ये गोमती है। ये गोमती रही, और ये गाज़ीपुर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मिलती है आके, गाज़ीपुर में कैथी नाम की एक जगह है, यहीं पे ये मिल जाती है इससे, गोमती रिवर। और ठीक है, तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं। तो ये 900 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे साई है, सई नदी है, कठीना है, भैंसई है, रेट है। ठीक है, तो बाकी सिटी कौन सा है इसके ऊपर, मेजर मेन सिटी? सर लखनऊ ही है, लखनऊ। लखनऊ हाँ तो हाँ, लखनऊ तो गोमती के ऊपर ही है। और कौन पड़ जाएगा यहाँ पे? ये देखो बहुत सारे सिटी पड़ जाएंगे, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, और पीलीभीत जहाँ से निकलती है, कई सारे सिटी हो जाएंगे। फिर कुछ टूरिस्ट साइट भी, तो टूरिस्ट साइट में लखनऊ ही हो जाएगा, या तो फिर जौनपुर के कई सारे साइट्स लिख सकते हो। ठीक है, फिर ऐसे ही हम देखते हैं, ये गोमती हो गई, ये घाघरा रिवर है, ये आई यहाँ पे। ठीक है, तो घाघरा रिवर है, इसका लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है बाई वॉल्यूम। ठीक है, और हम लोग जानते हैं फ्लड प्रोन है, और ये मापचा चुंगो ग्लेशियर है यहाँ पे। ठीक है, तो मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, और फिर ये एंटर करती है यूपी में, नेपाल, और ये यहाँ पे लखीमपुर का ऐसे बॉर्डर बनाती है, लखीमपुर वाले एरिया में, यूपी में, नेपाल के साथ में। और यहाँ से आती है, और फिर जाके मिल जाती है ये छपरा में गंगा से। तो यही इसके बारे में डिटेल है, और यूपी में करीब इसकी लेंथ 630 किलोमीटर है। और मीटिंग पॉइंट वही छपरा है इसका। सिटी अगर हम देखें तो सिटी बताओ इसका, एक दो। घाघरा, गोरखपुर, राप्ती नदी के सर किनारे है। बहराइच। हाँ बहराइच। हाँ, बहराइच हो गया, बहराइच है, गोंडा है, बलिया है। ठीक है, टूरिस्ट साइट में लिख सकते हो, जैसे गोरखपुर का टेम्पल है, अयोध्या का है, कुछ ब्रिज वगैरह लिख सकते हो। बाकी ये फ्लड प्रोन रिवर है, ईस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा फ्लड लेके आती है। ठीक है, और इसके साथ में एक और रिवर है, गंडक रिवर। गंडक रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। गंडक रिवर में हम देखें तो करीब 300 किलोमीटर ये इसकी लेंथ है यूपी में, और इसकी ट्रिब्यूटरीज है मासान और पंडई। बाकी मिलती है बिहार में जाके। और सिटी है कुशीनगर, एक मेजर सिटी है। ये गंडक ये है, कुशीनगर एक मेजर सिटी है। बाकी कुशीनगर ही टूरिस्ट साइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, एक और रिवर रह जाती है, ये रामगंगा रह गई है। तो रामगंगा हमने ये कालाघड़ से इसकी एंट्री होती है, और कन्नौज में आके ये मिल जाती है गंगा से यहाँ पे। तो ये पूरी गंगा की ट्रिब्यूटरीज थी। बाकी अभी यमुना की ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे जाती हैं, ये चंबल हो गई। तो चंबल निकलती है महू से, एमपी में जामा पाव की पहाड़ियां हैं। और यहाँ पे एक मुरादगंज नाम की एक जगह है इटावा में, यहीं पे आके ये मिल जाती है यमुना से। ठीक है, उसके बाद बेतवा है, तो बेतवा मिलती है हमीरपुर में। ठीक है, हमीरपुर में मिलती है, और माता टिला डैम बनाती है, राजघाट डैम बना। तो यार ये पूरा जो एरिया है झारखंड का एरिया, यहाँ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेतवा रिवर। और जब भी मेंशन करो तो चंबल, बेतवा, केन को तो मेंशन ही करना है। ठीक है, केन रिवर ये हो गई। तो केन रिवर जो है बांदा डिस्ट्रिक्ट में यमुना से मिलती है, भुजहा नामक एक जगह है, वहीं पे आके जो है ये मिल जाती है इससे। तो ये कुछ ऐसे रिवर हैं। बाकी अगर इसकी लंबाई देखें, चंबल रिवर की 180 किलोमीटर है, और आगरा के किनारे है, इटावा डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता है। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इटावा में, बटेश्वर का मंदिर है आगरा में। ये कुछ इसके टूरिस्ट साइट्स लिख सकते हो।
बेतवा है तो 232 किलोमीटर है यूपी में। और इसके ओरछा जो है, झांसी का ओरछा जो है, ये टूरिस्ट साइट है। बाकी केन रिवर जो है 180 किलोमीटर है और ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में है। तो बांदा का किला वगैरह यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, वो इसमें जो है टूरिस्ट साइट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी इतनी ही रिवर है। बाकी एक छोटी मोटी और भी रिवर है, लेकिन जैसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं उतना जानने की, क्योंकि हम उतना प्रीलिम्स का नहीं पढ़ रहे हैं कि सारी रिवर हमको एक एक रिवर याद होनी चाहिए। हमको मेजर मेजर रिवर याद होनी चाहिए, जो उतनी याद हो जाए जिससे हमारा काम चल जाए, तो उतना ही हमको करना है। और उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज है इसमें लिखने वाली है, जानने वाली जो चीज है, तो जो ये होना चाहिए कि हमारे इसके जो है चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो अगर ठीक है, ये रिवर्स जो है चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रही हैं, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है इसी के ऊपर आने के चांसेस रहेंगे। चैलेंजेस क्या क्या हो सकता है? पहला, जैसे एक तो पोल्यूशन सबसे बड़ा चैलेंज है इन रिवर्स के लिए। तो पोल्यूशन में बताओ कौन कौन सा पोल्यूशन हो जाएगा? सो क्या इंडस्ट्रियल क्या वेस्ट, ऐसे इंडस्ट्रीज तो है नहीं इतने यहाँ पे। इंडस्ट्री नहीं इंडस्ट्रियल है? नहीं, मतलब कानपुर मैं एरिया। बुंदेलखंड का देख रही थी। नहीं नहीं, ऊपर तो है, मतलब ये वेस्ट यूपी में है मतलब। हाँ, जहाँ पे वहीं का एग्जांपल दे दो, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट इन, जैसे टेनेरी, टेनेरी और टेक्सटाइल। कानपुर में है। हाँ, हाँ। टेनेरी एंड टेक्सटाइल इन कानपुर। तो एक ये हो जाएगा, या फिर वाराणसी वाला है केमिकल्स वगैरह वहाँ पे। फिर एक हो जाता है सीवेज का, सीवेज डिस्पोजल, जैसे लखनऊ में, आगरा में डायरेक्ट डंप कर दिया जाता है सीवेजेस रिवर में। और कोई पोल्यूशन में? सर पेस्टिसाइड यूज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चरल कर कह सकते हो, एग्रीकल्चरल रन ऑफ। और और कोई इसमें बचता है? सर अर्बन टूरिस्ट, फ्लडिंग आ सकती सर है। टूरिस्ट की वजह से जो, मतलब पोल्यूशन में तो नहीं आएगा वो, लेकिन वो वो ह्यूमन वाले में आ जाएगा। हम अभी जैसे ओके, पोल्यूशन के अंडर अगर हम देखें, एंथ्रोपोजन। हाँ एक और आया, इससे पहले कोई बोल रहा था, सॉलिड वेस्ट वगैरह, जो प्लास्टिक है। जैसे रिलीजियस वेस्ट भी, जैसे तुमने बोला, वो भी इसी में कंसिडर कर सकते हो, रिलीजियस वेस्ट वगैरह डाल सकते हो। जैसे आजकल देखो कि बहुत ज्यादा रिवर में हर जगह देखने को मिल जाता है, चाहे रिलीजियस वेस्ट हो या फिर लोग जाते हैं पूजा रिचुअल्स सारा करने के लिए, वो भी इसमें डाल सकते हो। जैसे जब भी लिख रहे हो तो जैसे से अलग अलग डायमेंशन उसमें, जैसे लोग पूछ रहे थे क्या हो सकता है, तो जैसे जब भी पोल्यूशन दिमाग में है तो तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें आनी चाहिए। या फिर अगर कोई और चीज लिख रहे हो, गाड़ी वगैरह से पोल्यूशन, तो उसमें एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, अलग अलग टाइप का लिख सकते हो। तो इस तरीके से पॉइंट जनरेट करके इनमें बस एक एग्जाम्पल ही तो पुट करना है हमको। अब दूसरा है, अब जैसे एग्जाम्पल कुछ भी कर सकते हो कि यमुना में क्या है। अ, अ, यमुना जो है आगरा के पास पास जो है, वहाँ पे अमोनिया का लेवल काफी हाई है। ठीक है, या फिर अगर कानपुर का जो एरिया है यहाँ पे काफी ज्यादा हाई है, तो ऐसे एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो इसमें। दूसरा है फ्लडिंग का। फ्लडिंग का काफी इशू है, जैसे कि घाघरा है, गंडक है, राप्ती है, तो इनकी वजह से काफी ज्यादा, जो बहराइच है, गोरखपुर वाला जो एरिया है, तो करीब इसमें लास्ट ईयर का डेटा है कि 3 लाख के आसपास जो पॉपुलेशन है उसको वो अफेक्टेड हुई थी इस वाले रीजन में, फ्लड की वजह से। सर ये पॉल्यूशन में आर्सेनिक की जो होता है, वाटर पॉल्यूशन भी तो होता है आर्सेनिक की वजह से। इसमें हाँ वो भी होता है। हाँ, इसमें डाल सकते हैं। और फ्लड की वजह से करीब 20 लाख से ज्यादा जो है, मतलब 20 डिस्ट्रिक्ट्स में करीब जो है लोग डिस्प्लेस्ड भी हुए थे, तो ये भी एक एग्जांपल डाल सकते हो फ्लडिंग्स में। और कुछ इसमें क्या हो सकता है रिवर में, क्या इश्यूज चैलेंजेस हैं रिवर के? सैंड माइनिंग डाल सकते हो। तो उससे क्या हो रहा है, रिवर का डिग्रेडेशन हो रहा है, जो रिवर का बेड है उसका जो जो नीचे का एरिया रहता है, रिवर बेड डिग्रेडेशन हो रहा है। जैसे कि इलीगल सैंड माइनिंग इन प्रयागराज, या फिर अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शंस जो हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि
जितने एक्वेटिक इकोसिस्टम है या फिर रिवर बेड है उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये एक मेंशन किया जा सकता है। तो रिवर बेड क्या था? रिवर बेड डिग्रेडेशन। और क्या हो सकता है? सर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, ये वाला तो जरूरी है सबसे। तो क्या हो रहा है, जैसे कि अभी अनप्रडिक्टेबल मानसून रहता है, फ्लड्स कभी ज़्यादा आ जाती हैं, कभी ड्रॉट आ जाता है, या फिर इरेटिक रेनफॉल है। तो यमुना का जो रिवर है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है ड्यू टू इरेटिक मानसून। तो ऐसे एग्जाम्पल डाल सकते हो इसमें। एक और लिख सकते हो कि जैसे रिवर का एनक्रोचमेंट हो रहा है क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से। जैसे हम देखें आ, हमारे लखनऊ में ही, जैसे या फिर बनारस का एग्जांपल दे सकते हो। बनारस का जो कौन सी नदी थी, वरुणा रिवर। तो वरुणा रिवर खत्म हो गई एकदम, बहुत ज़्यादा उसका कुछ बचा नहीं है। अस्सी रिवर है जैसे, वो भी उसका एनक्रोचमेंट हो गया काफ़ी ज़्यादा। और यूपी में लखनऊ में भी एक जो रिवर है जिसका अभी रिजर्वेशन हो रहा है, जो नाला थी, नाला जैसी थी, क्या नाम था उसका? सर कुकरेल। कुकरेल। हाँ, कुकरेल का जैसे बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट हो गया। तो ये 3 एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो कि रिवर एनक्रोचमेंट एंड अर्बनाइजेशन। तो या फिर ये क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से, या फिर जो उनका जो नेचुरल ड्रेनेज था वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एनक्रोचमेंट हो गया है। और या तो फिर एग्रीकल्चर के पर्पज से या फिर हाउसिंग के पर्पज से। ठीक है, गोमती रिवर भी काफ़ी श्रिंक कर रही है। गोमती का अगर कभी तुम लोग वहाँ गए हो म्यूजियम वगैरह में तो देखा होगा अगर, तो गोमती रिवर पहले यहाँ तक बहती थी। तो ये गेट है, रूमी गेट है, रूमी गेट के पास तक बहती थी यहाँ पे। टीले वाली मस्जिद और ये सब पूरा एरिया कवर करती थी। अभी तो उसका काफ़ी एरिया कम हो गया है। तो ये इंक्रोचमेंट की वजह से रिवर में काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, 5 हमने देख लिए, 5 जो है रिवर एनक्रोचमेंट। ठीक है, तो ये हमने देख लिए ऐसे चैलेंजेस, इसके देख लिए। और चैलेंजेस पे क्वेश्चन पूरे पूरे चांसेस हैं कि चैलेंजेस पे क्वेश्चन आने के रहेंगे, और क्वेश्चन आएगा भी इसके ऊपर। तो बाकी इसमें हम लोग और क्या इसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बताओ कुछ कुछ। गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, काम कर रही है साफ सफाई के लिए या रिवर कंजर्वेशन के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ कर रही है? गंगा स्वच्छ मिशन। गंगा मिशन, गंगा रिजर्वेशन के लिए। गंगा, हाँ उसका नाम है ना नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है। सर तो अभी उसके अंडर बहुत रिसेंटली वरुणा रिवर को वो क्लीन हम्म, करने के लिए डेनमार्क से वो किया था कोलेबोरेशन। हाँ हाँ, बढ़िया है, पॉइंट अच्छा है। ऐसे ही उस कुकरेल के ऊपर भी हो रहा है, गवर्नमेंट बना रही है। वहाँ पे देखो काफी ज्यादा जैसे रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, पूरा रिजुवनेशन किया जा रहा है। और नई वहाँ पे जितनी पुरानी बस्तियां थी उनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करके, उनको नए घर प्रोवाइड करके वहाँ पे जगह बनाई जा रही है, इंक्रोचमेंट कम किया जा रहा है। वहाँ पर सर नाइट सवारी की सर वो किया गया है डाल गवर्नमेंट। दिया मैंने स्पेशली नाइट सफारी भी बन खुला रहा है। पड़ा है, मोटी बुद्धि खुला पड़ा है। फिर जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम है, वैसे फिर यहाँ पे स्टेट रिवर कंजर्वेशन प्लान भी है गवर्नमेंट का। तो स्टेट रिवर कंजर्वेशन प्लान में क्या है, गोमती है, राप्ती है, चंबल है, रामगंगा है, इनके ऊपर काम हो रहा है। दूसरा, फ्लड कंट्रोल के प्रोजेक्ट्स भी गवर्नमेंट लेके आई है, जैसे कि शारदा बैराज बनाया है, या फिर एम्बैंकमेंट्स बनाए हैं काफ़ी ज़्यादा। अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम पे डेवलप किया है। दूसरा, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी बनाया है फ्लड कंट्रोल के लिए, जैसे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। ठीक है, बाकी वाटर को मैनेजमेंट करके जैसे इरिगेशन वगैरह पे का थोड़ा सा कम यूज हो, क्योंकि इरिगेशन पे हमारे हमने देखा था कल, इस पे ज़्यादा पानी का यूज होता है। इरिगेशन वगैरह के पानी को कम करने के लिए जैसे कई सारे कैनाल के प्रोजेक्ट बनाए हैं, हमने देखे थे। शारदा कैनाल का प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया है। अटल भूजल योजना स्टार्ट की है गवर्नमेंट ने, अटल भूजल योजना के ऊपर काम चल रहा है। तो एक ये भी मेंशन कर सकते हो, अटल भूजल वाली है।
तो यमुना एक्शन प्लान। हाँ, यमुना एक्शन प्लान भी लिख सकते हो। ठीक है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जैसे लखनऊ में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया गया है ताकि जो इंक्रोचमेंट है वो ना हो पाए, क्योंकि नहीं तो एरिया डिसाइडेड रहेगा। और सर इंडस्ट्रीज के लिए नॉर्म्स बनाए गए हैं कि अपना वो जो वाटर उसको इंडस्ट्रियल नॉर्म्स बनाए हैं। हाँ, तो इसी तरीके से जैसे ऐसे पॉइंट जनरेट करके इसमें गवर्नमेंट के जितने भी प्लान है, या फिर एक अमृत सरोवर वाली स्कीम है गवर्नमेंट लेके आई, तो पानी से रिलेटेड जितना भी वाटर रिचार्ज के लिए, ताकि रिवर्स का पानी जो है ठीक ठाक रहे। तो ये वाला ऐसे टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो जाता है रिवर वगैरह का, ड्रेनेज सिस्टम का। और इसमें अगर इसे प्रॉपर अगर नोट्स बना दूंगा उसके, वो भी कि अभी हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि यहाँ पे फिर ये नोट्स डिस्कस करके फिर मैं पॉइंट वाइज इसमें जो है अच्छे से बना के दे दूंगा इसमें। ठीक है, तो रिवर वाला इसमें, रिवर में मुझे नहीं लगता और कुछ ऐसे चाहिए। तो अगर कुछ इसमें और एक्स्ट्रा कुछ लग रहा है चाहिए, या लग रहा है डिस्कस करना चाहिए, तो बताओ इसमें रिवर्स में और कोई एस्पेक्ट्स लग रहा है डिस्कस होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन सर ये तो ये सर जैसे ड्रेनेज टॉपिक है, तो सर क्वेश्चन सर ड्रेनेज पे आएगा तो किसी पर्टिकुलर रिवर पे आ सकता है प्रोबेबिलिटी, या कंप्लीट एक ड्रेनेज एक सेक्शन पे ही मतलब क्वेश्चन आ सकता है देखो, या टेंडेंसी? तो आए, ये तो यही आएगा ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर ही आएगा क्वेश्चन। अगर पूरा आएगा, एक रिवर के ऊपर देने का कोई चांस नहीं बनता। एक रिवर के ऊपर क्वेश्चन तब आएगा जब या तो दे दिया कि यमुना एक्शन प्लान बताओ, या दे देगा नमामि गंगे प्रोग्राम बताओ। तो वो फिर वो प्रोग्राम पे चले जाएगा, रिवर को प्रोग्राम से कनेक्ट करेगा। फिर जो रिवर वाला जो टॉपिक है हमारा, इसको किसी प्रोग्राम या गवर्नमेंट इनिशिएटिव से कनेक्ट करेगा। तब डायरेक्ट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसे कि गंगा रिवर को डिफाइन करो। तो फिर डायरेक्ट तो स्कीम पे सर आ अगर जाएगा एक वही। रिवर, जी सर जी जी, अगर सर एक रिवर पे आना होगा तो सर गंगा पे मोस्ट प्रोबेबल बनता है, क्योंकि थोड़ा मतलब हाँ, एक्सटेंसिव है बड़ी। बन जाएगा, लेकिन आएगा नहीं क्वेश्चन इसके ऊपर। इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का कोई चांस बनता नहीं है, चांस कम है। क्योंकि हाँ, बिल्कुल कम चांस है। क्योंकि क्वेश्चन मेंस में देखोगे ना, कुछ उसका रीजन भी होता है ना पूछने का, कि अगर इनिशिएटिव कुछ, बेस्ड की ज्यादा चांसेस हैं, हाँ, इनिशिएटिव स्कीम्स। क्योंकि कुछ कुछ रीजन होना चाहिए ना। मान लिया 20 क्वेश्चन देने हैं, तो एग्जामिनर 20 क्वेश्चन बना रहा है, तो उसको दिमाग में कोई चीज चलती होगी ना, उसको हर एक लॉजिक हो। ध्यान रखना। हाँ, तो जैसे अगर प्रीलिम्स की बात अलग होती है, उसमें दे देता है गंगा यमुना, तो प्रीलिम्स में उसको पूछ ही लेगा ना। जैसे तुम्हारा नॉलेज ही तो चेक करना है। अगर तुमसे सिर्फ फैक्चुअल डिटेल ही चेक करनी है गंगा रिवर के बारे में, तो वो प्रीलिम्स में नहीं पूछ लेगा तुमसे। तो यहाँ तो तुमसे आगे की चीज पूछेगा कि गंगा रिवर से रिलेटेड क्या काम चल रहा है, या गंगा रिवर का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या उसके चैलेंजेस हैं। इस पे आएगा फिर वो। यहाँ तो उसको ये जानना है, तो वो यही है कि जानने के ऊपर है कि मतलब एग्जाम क्या है, और एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, और रेलेवेंस क्या है, लॉजिक क्या है, तो उस पे जाएगा क्वेश्चन। तो ज़्यादातर प्रोग्राम्स वगैरह पे चांसेस हैं, वही आए भी हैं पहले। नमामि गंगे है, यमुना एक्शन प्लान है, गंगा एक्शन प्लान है। और बाकी फिर इस पे क्वेश्चन जो है, जैसे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि रिवर्स के लिए गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, या फिर क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो फिर इस तरीके से लिख दोगे उसमें। इनिशिएटिव और कंजर्वेशन पे ही एफर्ट रहेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल इनिशिएटिव्स पे ज़्यादा रहेगा। और इनिशिएटिव्स में अच्छे से इसके, जब भी रिवर वगैरह से कोई इनिशिएटिव दिखे, उसको बहुत अच्छे से करो। कि सिर्फ ये नहीं कि नमामि गंगे पढ़ के छोड़ दिया, उसका पूरा पढ़ो कि क्या क्या डिटेल है उसमें। और डिटेल में फिर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम है, उसमें फिर ये लिखो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, क्या प्रोग्रेस है, क्या इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मेट में लिखोगे उसको, जितनी भी स्कीम वगैरह इनिशिएटिव वगैरह रहेंगे। ठीक है, अभी एक और टॉपिक बचता है, आज फॉरेस्ट वाला है। तो अभी करना है फॉरेस्ट वाला, या फिर कल करें? वेजिटेशन इन यूपी, फॉरेस्ट वाला। सर कल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं हम लोग, बस थोड़ी सा ऐसे डिस्कस करेंगे, बाकी फिर हम लोग कल इसको डिटेल में देखेंगे।
तो फॉरेस्ट का है यूपी में, जैसे अगर हम लोग देखें फॉरेस्ट कुछ फैक्टर्स रहते हैं। तो फॉरेस्ट जैसे जंगल है, अभी हम लोग अगर हम लोग को पेड़ ही उगाना है कोई, तो पेड़ के लिए हम लोग सबसे पहले क्या जरूरत रहती है, मिट्टी की। कैसी मिट्टी है वहाँ पे, फिर हम लोग उसको पानी देना होगा। तो पानी है, लेकिन फॉरेस्ट को क्या चाहिए होगा, कोई रेनफॉल चाहिए होगी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होगा, कि धूप चाहिए या फिर सर्दी चाहिए या फिर अंदर रखना है प्लांट को, या कितनी छाया चाहिए। तो कुछ ऐसे ही फैक्टर्स हैं, तो जिनके बेसिस पे जो है, या फिर एल्टीट्यूड हो गया, या फिर सी से डिस्टेंस हो गया उसका। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो फॉरेस्ट के प्रोडक्शन में, या फिर ऐसे कहें उसके फॉर्मेशन में अ, एक रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला सॉइल है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, एल्टीट्यूड है, और सी उसकी दूरी है। जैसे तो हम लोग एक बेसिक डिटेल जो हम लोग पढ़ते हैं, तो एक जानते हैं कि इक्वेटोरियल जो रीजन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, पूरे टाइम बारिश होती है, मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन में। और तो उस वजह से क्या रहता है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो अच्छी खासी जो है बारिश होती है। तो कई टाइप के हम लोग इसीलिए फॉरेस्ट पढ़ते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो जिसको हम लोग सदाबहार बोलते हैं। सदाबहार का मतलब तो सदाबहार है, हर टाइम मतलब जिंदा रहेगा, हर टाइम पे अच्छा हरा भरा रहेगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट वो वाले फॉरेस्ट रहते हैं जो ठंडी जगहों पे होते हैं, ज़्यादातर हाई एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड पे होते हैं, पहाड़ी वगैरह एरिया में होते हैं, ठीक है। डेसिडियस फॉरेस्ट जैसे जहाँ पे कम थोड़ा एक मीडियम मॉडरेट वर्षा होती है, जैसे इंडिया में क्या है, डेसिडियस फॉरेस्ट रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब बसंत होता है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ताकि एक जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो होती रहे, और उनको जो है खाना पानी मिलता रहे। तो ये कुछ ऐसे टाइप्स हैं, पूरे ओवरऑल जो है वर्ल्ड के लेवल पे ऐसे हैं। तो अगर ऊपर वाले रीजन में चले जाओगे थोड़ा सा, साइबेरिया वगैरह में, या फिर यहाँ पे रसिया और कनाडा वाले रीजन में, तो यहाँ पे अलग अलग कैनोपी वाले फॉरेस्ट मिल जाएंगे, जो कि स्नो वगैरह को कवर कर सकते हैं। जहाँ पे स्नो वगैरह को रोका जा सके, तो यहाँ पे कैनोपी वाली फॉरेस्ट मिल जाएगी। इस तरीके की कैनोपी, एक कैनोपी यहाँ पे भी बनती है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कैनोपी बन जाती है। बहुत सारे फॉरेस्ट एक के ऊपर एक, बहुत घने घने जंगल हो जाते हैं यहाँ पे। उनमें भी कई सारे टाइप्स हो जाते हैं, जैसे सवाना टाइप्स है कई सारे। जब वर्ल्ड का क्लाइमेट वगैरह पढ़ते हो देखते होगे। लेकिन हम लोग जैसे फॉरेस्ट अगर देखें तो वही एवरग्रीन डेसिडियस फॉरेस्ट। तो डेसिडियस में भी कई दो टाइप हैं, एक वेट डेसिडियस हो जाएगा, एक मॉइस्ट डेसिडियस हो जाएगा, एक शुष्क और आर्द्र जैसे बोलते हैं, शुष्क, आर्द्र और शुष्क। और भी फॉरेस्ट रहते हैं, थॉर्नी जैसे फॉरेस्ट हैं, थॉर्नी वेजिटेशन, जैसे ये ज़्यादातर जहाँ पे जंगली वगैरह हैं, ऐसे पौधे रहते हैं, जहाँ पे सेमी एरिड रीजन है, जहाँ पे डिजर्ट वगैरह रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट रहते हैं। यूपी में क्या है, आगरा मथुरा वगैरह का रीजन है, यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इंडिया में राजस्थान वाले रीजन में। तो ये क्लासिफिकेशन है। और यूपी में ज़्यादातर हम लोग अगर देखेंगे, तो यूपी में पूरा जो रीजन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसे पढ़ता है, तो इंडिया वाले रीजन के, तो यहाँ पे पड़ता है यूपी। और इसलिए यहाँ का रीजन हम लोग जानते हैं कि ना यहाँ पे कम बारिश होती है, ना बहुत ड्रॉट आता है, ना कोई फ्लड आती है, ना कोई ऐसा एल्टीट्यूड का ऐसा कुछ है। टेम्परेचर भी बहुत नॉर्मल सा रहता है, रेनफॉल भी हर कुछ बहुत मीडियम है, मतलब यहाँ पे ना कुछ कम है ना कुछ ज़्यादा है। मिट्टी भी अच्छी है, सी से डिस्टेंस भी मतलब बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत कम भी दूरी नहीं है। तो एक तरीके से एक बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है यूपी में फॉरेस्ट के लिए। तो इसलिए अच्छा खासा यूपी में फॉरेस्ट है, ठीक ठाक फॉरेस्ट है, ना कम है ना बहुत ज़्यादा है। और हम लोग जल्दी ही मतलब ये वाला जो है, हम लोग यूपी में जो है 33% वाला है, हम लोग टारगेट भी कर रहे हैं कंप्लीट करने का। और इतने पेड़ वगैरह लगा रहे हैं तो कंप्लीट भी कर लेंगे, नहीं कंप्लीट करेंगे तो आसपास पहुंच ही जाएंगे। अभी इस बार का डेटा है तो 9.86 करीब हो गया है फॉरेस्ट, और 596 किलोमीटर बढ़ा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वही है कि यूपी में डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस वाला ज़्यादा है। तो इसमें वही है पर्णपाती वाला, और इसमें ज़्यादातर हम लोग देखते हैं टेम्परेट यहाँ पे मिलता नहीं है। थॉर्नी फॉरेस्ट मिल जाता है, और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट हम लोग जानते हैं ये वेस्टर्न वाला है, वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे मिलता है। नॉर्थ ईस्ट वाला है, यहाँ अंडमान वगैरह में है, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, तो यहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है।
ये कुछ ऐसे बेसिक डिटेल है, बाकी हम लोग कल फिर इसको और ज़्यादा अच्छे से एक-एक डिटेल में पढ़ लेंगे कि कहाँ पे कौन-सा फॉरेस्ट होता है। जैसे हम लोग जानते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में यहाँ पे रोज़वुड, महोगनी ये सब मिलता है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा साल, शीशम, टीक ये सब ऐसे मिलते हैं। नीम का ट्री है, ये सब मिलेंगे और थॉर्नी वेजिटेशन भी देखने को मिलता है, नीम, बबूल ये सब भी मिल जाएगा। तो ये सब हम लोग कल फिर इसमें डिस्कस कर लेंगे। फॉरेस्ट का वेजिटेशन टाइप्स भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा भी टॉपिक कवर नहीं करेंगे, 4-4 5 पीस भी नहीं करेंगे, तो 3 भी करेंगे अगर डेली 3 भी कर लेके चलेंगे, तब भी जितना शेड्यूल किया है हमने 23-24 तक का जैसे किया था, जब 25-25 तक आराम से हो जाएगा। और अगर बहुत आराम से करेंगे और ज़्यादा, तो वही 3-4 दिन और मतलब 1 तारीख तक 2 तारीख तक जो है, पूरा इकोनॉमिक्स को लेके ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जैसा बोलोगे, अगर और स्लो चलना है तो 5 तक अगर कराना है तो 5 तक भी करा दूँगा। 5 से ज़्यादा फिर उतना कराने को नहीं बचेगा, क्योंकि ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा और ज्योग्राफी के साथ में एनवायरनमेंट है, एग्रीकल्चर है थोड़ा बहुत। एग्रीकल्चर में 1-2-3 रहेगा, एग्रीकल्चर थोड़ा बड़ा है और एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो जितना हम लोग देखेंगे फिर उसमें 5 तारीख तक कोशिश करेंगे, 5 तारीख से पहले-पहले जितनी भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो